जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज हम आसियान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय संगठन है उसके बारे में आज देखने जा रहे हैं। आसियान ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं, कितने 10 देश हैं आसियान में, उनको देखते हैं। एक तरीका है इसको याद करने का। सबसे पहले देखिए म्यांमार। म्यांमार आपके भारत से लगा हुआ क्षेत्र है और म्यांमार में आपका जो अराकान योमा पर्वत है वो म्यांमार में स्थित है और अंडमान निकोबार इसी अराकान योमा पर्वत के ही भाग पर स्थित है आपका अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, उसके इधर फिर लाओस और ये कंबोडिया, उसके फिर ये इधर है वियतनाम। ये 5 एक ग्रुप में याद करिएगा। उसके नीचे वाला जो है दूसरा 5 में, उसको याद करेंगे। ये तरीका है एक याद करने का। देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ये मलेशिया। और मलेशिया में देखिए इधर ये वाला क्षेत्र है सिंगापुर, इसको यहाँ पे लिखा है सिंगापुर। और मलेशिया में ही इधर वाला भाग क्या है? ब्रुनेई, जो बोर्नियो द्वीप पर है। उसके बाद ये पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है और फिर यहाँ फिलीपींस। ये 5 एक ग्रुप में है, याद रखिएगा इसको। 10 देश हैं आपके, देखिए कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, फिर यहाँ सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, उसके बाद ये इधर फिलीपींस। और आइए आसियान के बारे में देखते हैं एक एक पॉइंट। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि अब एक ऐसा मदर कंट्री जो अन्य देश पर क्या अधिकार स्थापित करता है उसको क्या उपनिवेशी राष्ट्र बोलते हैं, जहाँ पर किसी देश के द्वारा अधिकार स्थापित किया जाता है। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार स्थापित किया था तो भारत को ब्रिटिश का उपनिवेश बोला जाता है। तो इसी प्रकार एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान की स्थापना की गई। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। आसियान का क्या है? ये आदर्श वाक्य है। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो वहीं बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई। इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई है 8 अगस्त 1967 को, इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। आसियान का जो सचिवालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब आइए आसियान की जो नई पहल है उसको देखते हैं। 24वीं आसियान बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में आयोजित हुई। और भारत और आसियान ने अपने संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। 24वीं जो आसियान की बैठक हुई है दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा, अभी हाल में हुई है। भारत के साथ दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को अंतिम रूप दिया है। क्या डिजिटल रूप से भी जो बढ़ावा दिया जाएगा भारत और आसियान के संबंधों को, क्योंकि आसियान का सदस्य भारत नहीं है, याद रखिएगा। अभी इससे पहले एक वीडियो में हमने शार्क के बारे में देखा था, शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल, जिसमें भारत क्या है? सदस्य है, जिसके अंतर्गत 8 देश थे आपका मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब ये भारत आसियान का सदस्य नहीं है, परंतु क्या अब दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं इनके मध्य क्या आपसी संबंध को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को अंतिम रूप दिया गया है। और आसियान की 24वीं बैठक भारत में हुई है, याद रखिएगा इसको। अब ये जो 10 सदस्य देश हैं आसियान के उनको देखते हैं और साथ ही साथ इनकी राजधानी भी देखते हैं। 10 जो सदस्य राष्ट्र हैं, सबसे पहले इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो कहाँ है? आपके जो जावा जो द्वीप है उस जावा द्वीप पर स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। थाईलैंड, बैंकॉक की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान, ब्रुनेई की राजधानी है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। लाओस की राजधानी क्या है? वियनतियान, लाओस की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नापीदा,
कंबोडिया की राजधानी क्या है? फेनोम पे। फेनोम पे कंबोडिया की राजधानी है, याद रखिएगा, ये राजधानियों को पूछता है एग्जाम में। अब आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई, एक बार इसको देखते हैं कि आसियान का गठन किस प्रकार से किया गया, क्या परिस्थितियां रहीं कि आसियान की स्थापना करना पड़ा। तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र जिसको बोला जाता है, उस पर सिग्नेचर कर कर आसियान की स्थापना की गई। आसियान की स्थापना 5 सदस्य देशों ने की, जिन्हें आसियान का संस्थापक राष्ट्र बोलते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। ये क्या आसियान के क्या सदस्य राष्ट्र हैं, संस्थापक राष्ट्र हैं। 5 थे, उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? 10 राष्ट्र हो चुके हैं आसियान में। आसियान के जो 5 देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की, उसमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। 1990 के दशक में, वर्ष 1975 में क्या हुआ? वियतनाम युद्ध का अंत हुआ, और 1991 में शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला। उसके बाद शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि क्षेत्रीय स्थिति बदली, यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर से टूटकर 15 जो देश थे वो अलग हुए, यूएसएसआर से टूटे। उसके बाद क्या क्षेत्रीय स्थितियों में परिवर्तन देखा गया। अब ब्रुनेई 1984 में इसमें शामिल हो गया, वियतनाम 1995 में आपका आसियान में शामिल हुआ, लाओस और म्यांमार 1997 में शामिल हो गए, कंबोडिया 1999 में आसियान का सदस्य बन गया। अब फिर 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। उसके बाद 2007 में सेबू घोषणा पत्र आया, जिसमें 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने पर बल दिया गया। 2007 में जो सेबू घोषणा पत्र था, उसमें क्या किया गया कि 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में क्या तेजी लाई जाएगी। अब 2008 में आसियान चार्टर लागू किया गया और कानूनी रूप से इसे बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ, 2015 से, याद रखिएगा, आसियान समुदाय का जो शुभारंभ हुआ 2015 से। अब आसियान समुदाय में जो 3 स्तंभ है उसको देखते हैं। अब किसी भी क्षेत्र के लिए 3 चीज़ क्या महत्वपूर्ण है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यही आसियान के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान का आर्थिक समुदाय, और तीसरा आसियान का सामाजिक और सांस्कृतिक जो समुदाय है वो। अब आसियान का उद्देश्य क्या है कि जो आपका दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व के से एशिया में अगर बात करें तो भारत में जो सार्क वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? आपका दक्षिण एशिया में स्थित है। और यही जो आसियान के जो देश हैं ये ये एशिया के पूर्व में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है इधर वाले जो देश हैं वो। तो इसलिए इन्हें क्या दक्षिण पूर्व जो क्षेत्रीय संगठन है इनको बोला जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु आसियान की स्थापना की गई। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये आसियान का उद्देश्य है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामले पर सक्रिय सहयोग देना और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। जितने भी आसियान के देश हैं उनके मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सहयोग प्रदान करना है, ये आसियान का उद्देश्य है। कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए आसियान के सदस्यों के मध्य ये क्या समझौता किया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भी आसियान का उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखा जाए। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय अब जो संबंध हो गया, इन जो आसियान के देश हैं उनसे अलग देशों के साथ संबंध स्थापित करना। अब जैसे इनके ही बगल में क्या है, सार्क स्थापित है, तो सार्क के साथ आसियान का संबंध किस प्रकार से होगा, लाभप्रद होगा। तो ये भी आसियान का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया जो समिट हुई थी और सहयोग संधि में आसियान के निम्नलिखित मूल सिद्धांत सम्मिलित हैं। जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या हैं, उनको आइए देखें कि क्या करना है। स्वतंत्रता को स्थापित करना है आसियान के क्षेत्र में,
जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है वहाँ स्वतंत्रता को स्थापित करना। संप्रभुता मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कोई भी देश होगा उसको अपने देश के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। समानता स्थापित करना है, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना भी स्थापित करनी है। बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार होगा। आसियान में जो मूल सिद्धांत है कि बाहरी हस्तक्षेप को रोकना है और साथ ही साथ जो अपने राष्ट्र का अस्तित्व है उसको क्या प्राथमिकता देनी है। प्रत्येक राष्ट्र के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। संप्रभुता, इसीलिए इससे पहले क्या है कि संप्रभुता के बारे में बात की गई है कि आपको जितने भी देश शामिल हैं उनको संप्रभुता प्रदान की जाएगी, निर्णय लेने की उनको स्वतंत्रता है। आसियान देशों के मध्य क्या है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आपसी मतभेद होगा उसको निपटारा करेंगे। शक्ति उपयोग तथा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग देंगे। आपस में प्रभावी सहयोग होगा। जो भी आसियान के देश हैं उनके मध्य क्या आपसी संबंधों में क्या मजबूती देखी जाएगी, आपसी सहयोग अत्यधिक होगा इन देशों के मध्य। अब आगे देखते हैं संस्था तंत्र। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है। अब जैसे आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, इसमें जो भी अंग्रेजी वर्णानुक्रम में पहले आएंगे उसके हिसाब से क्या इसकी अध्यक्षता तय होगी अगले साल। अब मान लीजिए पहला कोई हो जिसका अंग्रेजी वर्णानुक्रम में पहले अक्षर शुरुआत होता है, जैसे एम हो गया, तो ये अगर म्यांमार बना तो उसके बाद आने वाला जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसके नाम पर जो देश होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। इस प्रकार से क्या है इसकी अध्यक्षता परिवर्तित होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्य के लिए दिशा निर्देशित करती है। आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो आसियान की सर्वोच्च नीति को तय करती है। शिखर सम्मेलन कहाँ होगा वो भी डिसाइड करती है। आसियान की नीतियों और उसके उद्देश्यों को निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। याद रखिएगा कि आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित होता है। आसियान मंत्रालयिक परिषद, शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं। आसियान समन्वय परिषद ACC, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। ये 4 परिषद हैं जो आसियान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आसियान के को समर्थन देने के लिए, जितने भी आसियान देश हैं उनको क्या वहाँ सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक और जो भी आर्थिक अधिकार हैं उनकी स्थापना के लिए 4 प्रकार के जो निकाय हैं उनकी स्थापना की गई। एक आपका आसियान समन्वय परिषद, दूसरा राजनीतिक आर्थिक परिषद, फिर चौथा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिषद। अब निर्णय लेना, आसियान में किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। आसियान में निर्णय प्राथमिकता जो है वो क्या आपसी परामर्श और सहमति के आधार पर आसियान में निर्णय लिया जाता है। हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हैं तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हों वे आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, जिन्हें अगर कोई समझौता हुआ है आसियान देशों के मध्य और कोई देश उसमें शामिल होने के लिए कुछ समय चाहता है तो उसको भी कुछ समय दिया जाएगा। हाँ, एक समय सीमा होगी, उस समय सीमा के अंतर्गत उसको भी फिर उस जो कार्यान्वयन होगा उसमें शामिल किया जाएगा। ये एक समय सीमा लागू कर सकता है। अब आसियान के नेतृत्व वाले मंच कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल जो फोरम है वर्ष 1993 में शुरू किया गया। 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करने के लिए इसका गठन किया गया था आसियान क्षेत्रीय मंच का 1993 में। अगला है आसियान +3। आसियान +3 में क्या 1997 में इसकी शुरुआत की। आसियान में 10 देश हैं और साथ ही साथ 3 और देशों को शामिल किया गया जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को एक साथ लाया गया। इसमें आसियान +3 के तहत इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया गया। तीसरा है
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यह पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर इसमें कितने देश को शामिल किया गया देखिए, आसियान जिस जो आसियान के अंतर्गत 10 देश हैं वो तो शामिल थे ही। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों इसमें भाग लिए थे। कौन कौन से? आसियान भी था, आसियान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसमें भाग लिया। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक उसको देखते हैं कि आसियान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठकें होती हैं ADMM प्लस बैठक। ADMM प्लस बैठक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास के लिए जो आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है उसका उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्रों में आसियान के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या शांति को स्थापित करना, स्थिरता को बनाए रखना और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान और उसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच प्रदान करना। संवाद भागीदार जिसमें आसियान के अलावा जो 8 थे, अभी हमने भारत, चीन, जापान इन सभी की बात की, वो 8 देश हैं जो संवाद भागीदार के रूप में आसियान के जो बैठक होती है उसमें क्या शामिल होते हैं। ADMM प्लस देशों में 10 आसियान सदस्य राज्य और 8 जो प्लस अदर जो देश हैं 8 वो भी शामिल होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, उसके बाद रूस हो गया, उसके बाद आपका दक्षिण कोरिया हो गया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये शामिल हैं। याद रखिएगा जो पहला ADMM प्लस वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया, जिसमें आसियान के साथ 8 अदर जो देश थे वो भी इसमें शामिल थे। अब आसियान की शक्ति क्या है और इसके लिए अवसर क्या क्या है वो देखते हैं। एकल रूप में अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या भाग देखो 1 जुलाई 2019 तक आसियान की जनसंख्या कितनी है विश्व की उसको देखते हैं कि 1 जुलाई 2019 तक आसियान की जनसंख्या लगभग 655 मिलियन। विश्व की जनसंख्या का आसियान के जितने भी देश हैं उसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना थी? 8.5% थी। आर्थिक परिदृश्य में देखें कि विनिर्माण और व्यापार का प्रमुख वैश्विक केंद्र, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में से एक है आपका आसियान। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी 2025 तक। कौन? आपका जो आसियान है। आसियान के पास चीन और भारत के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति है। अब देखिए ये आपके भारत के बगल में है और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर चीन और इंडिया के बाद श्रम शक्ति मतलब मजदूर आपको ज़्यादा कहाँ मिल जाएंगे? आपको ये आसियान का जो क्षेत्र है वहाँ पर। मुक्त व्यापार समझौता ये देखिए आसियान तथा जो अदर जो देश हैं उनके मध्य। अब आसियान में क्या जो संवाद देश है 8 जो अदर जो देश हैं उसके मध्य आसियान के क्या हुए FTA जो आसियान ने गठित किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको देखते हैं। आसियान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान चीन के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र, भारत के साथ, जापान के साथ हुआ, उसके बाद दक्षिण कोरिया के साथ इसका मुक्त व्यापार क्षेत्र, फिर आसियान का हांगकांग चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी उसको समझते हैं कि साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। आसियान के सामने वर्तमान में चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं उसको देखें कि एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन है। एकल बाजारों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसमें क्या असंतुलन देखा जा रहा है आसियान के क्षेत्रों में। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत है। अब जैसे बात करें सिंगापुर बहुत डेवलप है और उसके फिर अन्य जो देश देखें तो सिंगापुर की तुलना में कम है, तो वहीं आसियान के जो देश हैं वहाँ पर अमीरी और गरीबी का अंतर भी अत्यधिक देखा जाता है। आय में असमानताएं वो अधिक है। अब देखिए सिंगापुर में क्या है, प्रति व्यक्ति की जो GDP है वो $53,000 है। 2016 के आंकड़े हैं कि सिंगापुर में जो प्रति व्यक्ति जो GDP है वो $53,000 हैं, जबकि कंबोडिया, लाओस ये सब क्षेत्र क्या हैं, थोड़े कमज़ोर हैं। यहाँ की जो GDP है $1,300 है, से भी कम है। कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का भी इनको सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग यथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। यहाँ पर कई क्षेत्रों में लोकतंत्र देखा जाता है तो कहीं कम्युनिस्ट
प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था देखी जाती है, कहीं सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था देखी जाती है, जिसके कारण इन देशों में क्या राजनीतिक प्रणाली भी अलग अलग देखी जाती है। तो राजनीतिक स्तर पर क्या अस्थिरता की स्थिति देखी जा रही है सदस्य देशों के मध्य। पांचवा है दक्षिण चीन सागर संगठन में दायरा पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा है, और आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्या के खिलाफ का जो मुद्दा 2017 में हुआ था, ये कहाँ म्यांमार वाले क्षेत्रों में है। अब चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता। ये जो आपके आसियान के देश हैं वो चीन के मुद्दों को लेकर क्या इनके मध्य एक जो एकीकृत जो विज़न होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें भी क्या कमी देखी जाती है, ये असमर्थता देखी जाती है। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में। अब जैसे दक्षिण चीन सागर में चाइना बोलता है ताइवान हमारा है, अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करता है कि वियतनाम वाला भी क्षेत्र हमारा है, तो ये सभी क्या करते हैं कि जो खुल के चाइना का क्या विरोध नहीं कर पाते हैं, तो असमर्थता देखी जा रही है दक्षिण चीन सागर में इन देशों की। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष है। कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय ढाल दिया जाता है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। अक्षम विवाद निपटान तंत्र है, और चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक या सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए कोई एक मजबूत तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है जो इन विवादों का क्या निपटारा कर सके। ये भी क्या उसमें चुनौतियां देखी जाती है। अब देखिए भारत और आसियान किस प्रकार से भारत और आसियान के मध्य संबंध है, इम्पॉर्टेंट क्या है उसको देखें कि आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत क्या एक्ट ईस्ट मतलब पूर्व की ओर देखो नीति का क्या एक प्रमुख क्या है स्तंभ है आसियान। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। मतलब राजनीतिक जो सैनिक जो आपकी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुई है वो 5 साल के लिए हुई है भारत और आसियान के मध्य। आर्थिक क्षेत्र में भारत और आसियान किस प्रकार से हैं उसको देखें। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत जितना भी व्यापार करता है उसमें 10.6% भाग किसका है, आसियान का है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। कुल निर्यात का, भारत के कुल निर्यात का आसियान से जो निर्यात होता है वो कितना है, 11.2% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 2003 में AIBC आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। किसके लिए, भारत और आसियान के जो भी उद्यमी हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। आसियान के साथ पीपुल टू पीपुल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, शिक्षा के लिए आसियान के छात्र हैं उनको आमंत्रित करना, आसियान के राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आयोजन करना, सांसदों का आदान प्रदान करना, ये क्या है भारत में भारत और आसियान के मध्य इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या किया, आसियान के जो छात्र हैं उनको आमंत्रित कर रहा है। आसियान के जो राजदूत हैं उनके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कर रहा है। सांसदों का भी आदान प्रदान होता है भारत और आसियान के मध्य। अब आसियान के जो देश हैं उनको निधियाँ जो वित्त है वो किस प्रकार से मिलता है उसको देखते हैं कि आसियान भारत सहयोग जो कोष है उसके द्वारा इनको वित्त दिया जाता है। आसियान भारत S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष स्थापित है। आसियान भारत ग्रीन फंड, ये सब आसियान और भारत के मध्य जो कोष है वो स्थापित किया गया है। दिल्ली घोषणा। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना है। ये क्या है, दिल्ली घोषणा। दिल्ली घोषणा में ये कहा गया है कि भारत और आसियान क्या करेंगे, आपसी साझेदारी को मजबूत करेंगे। समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये क्या करेंगे, जो आपसी जो क्षेत्र है उसको क्या मजबूती प्रदान करेंगे समुद्री क्षेत्र में। दिल्ली संवाद। आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये आसियान जो दिल्ली संवाद हुआ था वहाँ पर आसियान और भारत के बीच बोला गया कि आप आर्थिक राजनीतिक सुरक्षाओं के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 जो 5 कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया।
आसियान भारत केंद्र AIC भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी साझेदारी हुई है भारत और आसियान के मध्य। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग भारत और आसियान के मध्य किस प्रकार से राजनीतिक सुरक्षा सहयोग है उसको देखते हैं। भारत और आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। जो भी भारत और आसियान है वो इंडो जो हिंद और प्रशांत के जो क्षेत्र हैं उनको क्या करता है कि केंद्र में रखता है सुरक्षा की दृष्टि से। चाहे समुद्री क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में क्या करता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भारत और आसियान क्या करते हैं, इनको केंद्र में रखते हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है? भारत को आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध की आवश्यकता है। आसियान देशों के साथ संपर्क भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। कनेक्टिविटी परियोजना पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि भी सुनिश्चित होगी। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों का मतलब होगा चीन की मौजूदगी का प्रतिकार तथा क्षेत्र में और भारत के लिए आर्थिक समृद्धि और विकास सुनिश्चित होगा। जब भारत और आसियान देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा तो चीन की मौजूदगी का क्या करिएगा, चीन की जहां स्थिति हिंद प्रशांत क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है तो उसको क्या काउंटर कर सकेंगे और साथ ही साथ ये भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए भी क्या होगा, बेहतर होगा। आसियान भारत प्रशांत में नियम आधारित सुरक्षा वास्तुकला में एक केंद्रीकृत स्थिति रखता है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है। अधिकांश का जो आसियान देश हैं उनका जो अधिकांश व्यापार है वो क्या है, समुद्री सुरक्षा पर ही निर्भर है। इसलिए भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या यदि भारत का आसियान देशों के साथ तो संबंध क्या मजबूत रहा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर की चोरी आदि से बचने के लिए भी आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। ये थे आसियान और उनसे संबंधित जितने भी देश, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। भारत तथा आसियान देशों के मध्य किस प्रकार से संबंध स्थापित होगा और किस प्रकार से भारत और आसियान के मध्य जो संबंध होंगे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे और किस प्रकार से ये चाइना का क्या करेंगे, सामना करेंगे, काउंटर करेंगे चाइना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में। हमने इन सभी बातों पर चर्चाएं कर ली है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।